हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। फरवरी की हो चुकी है आज से शुरुआत और देखो एक महीना कितनी जल्दी कितनी पंख लगाकर उड़ गया, पता भी नहीं चला महीना कब गायब हो गया जनवरी का। और फरवरी की आज से शुरुआत हो चुकी है। कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ दिक्कत चल रही है। तो आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को, क्लास के बारे में बताता हूँ कैसे आप इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं बताता हूँ, दो क्लासेस होती हैं यहाँ पर, ठीक है। डेली मॉर्निंग में दो क्लास होती हैं। पहली क्लास होती है एडिटोरियल की क्लास, ठीक है, जिसमें एडिटोरियल एनालिसिस रहता है। और दूसरी क्लास होती है वोकैब की क्लास, जिसमें वोकैबुलरी का पूरा पोर्शन रहता है कंप्लीट, ठीक है जी। जो एडिटोरियल की क्लास है उसमें सबसे पहले तो मैं करवाता हूँ आपको वर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो एडिटोरियल में इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग, ठीक है, उनका सेंटेंस यूज़, उनका एंटोनियम्स सिनोनियम्स, वो सारा करा देता हूँ, जिससे कि एडिटोरियल बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। देन एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं तो उससे आपका एडिटोरियल जो रीडिंग का कॉम्प्रहेंशन पार्ट है वो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको पढ़ना आ जाता है, आपको डर नहीं लगता फिर किसी भी आपके जो एग्जाम में आते हैं ना अनसीन पैसेज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। आपको चीज़ें पढ़नी आ जाती हैं, उनका एक स्कीमिंग आ जाती है, उनका मीनिंग निकालना आ जाता है, तब आप क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाते हैं। फिर हम अनसीन पैसेज के क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, तो उससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के आंसर छांटने आ जाते हैं। होता है ना कई बार कि अनसीन पैसेज आ गया, उसमें आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आंसर क्या है, कैसे है, क्या बात कह रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो वो वाली चीज़ें यहाँ से दिक्कत खत्म हो जाएगी। देन मैं उसमें कुछ ग्रामर के एमसीक्यूज भी रखता हूँ, ठीक है। उसमें मैं आपको वॉइस का चेंज करना सिखाता हूँ, कभी नरेशन सिखा देता हूँ, कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कभी उसको पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एडिटोरियल पार्ट जो है, जो एडिटोरियल होता है क्लास का, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो जाता है और आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाती है। तो एक बड़ा पोर्शन तो यहाँ से ख़त्म हो जाता है। दूसरी क्लास होती है यहाँ पर वोकैब की क्लास, जिसमें ये सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके वही एंटोनियम्स और सिनोनियम्स विद मीनिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और उसका सेंटेंस में यूज़ क्या है, तो वो सारा करवा के मैं आपको एंटोनियम सिनोनियम के साथ में करवाता हूँ। देन ईडियम्स भी रखता हूँ मैं, ठीक है। ईडियम्स रखने के बाद क्या होता है कि भाई जो एग्जाम में तो सारी चीज़ें आती हैं ना, एंटोनियम सिनोनियम आते हैं, ईडियम्स आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी मैं उसमें रखता हूँ, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो ये एक वोकैब की क्लास में ये कंप्लीट वोकैब है, ठीक है जी। आप अगर इसको पढ़ते हैं तो कुछ ही महीनों के अंदर आपकी वोकैब की कंप्लीट प्रैक्टिस पता भी नहीं लगेगा कब कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, इस क्लास का सबसे जो स्पेशल चीज़ है वो ये है, आपने पढ़ा तो बहुत है भाई, किताबों में सारा लिखा है और भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा अनोखा क्या है कि इस क्लास को लिया जाए। इस क्लास में सबसे अनोखी बात यह है, इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं और उसके बाद जब क्लास का लास्ट होता है ना, उसके 5-10 मिनट के अंदर वो सारे जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, एंटोनियम सिनोनियम पढ़े हैं, इडियम्स पढ़े हैं, फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं, या फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़े हैं, तो उनको मैं इफेक्टिव लर्निंग कराता हूँ थ्रू प्रैक्टिस। सारे जितने भी वर्ड्स फ्रेजल वर्ब्स हैं इन सब का मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ और बहुत ही फनी ट्रिक के साथ, फनी भी मत बोलो, वो बड़ा एंगेजिंग रहता है, आपको रियल सेंस समझ में आता है कि वो कहाँ यूज़ करा जा रहा है। तो उस तरीके से मैं उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। और मैं ये देखा गया है जितने भी स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ सारे ये कहते हैं कि प्रैक्टिस के बाद तो चीज़ें परमानेंटली हमको याद हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली उनकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं। अगली बार कहीं वो वर्ड देखते हैं तो उनको साफ पता रहता है कि इनका क्या मतलब है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से होता है। और मैं तरीका एक ऐसा मेथड यूज़ करता हूँ कि आपको क्लास को लेते लेते सारी वोकैब याद हो जाए, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने, बस आपको क्लास में जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेना है, ध्यान से देख लेना है, बस वहीं पर याद हो जाता है वो सारा कुछ। कल मैं देख रहा था कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई इसमें ना कुछ ट्रिक लगाया करो, है ना, कुछ फनी तरीके से लगा दिया करो जिससे कि चीज़ें याद हो जाएं। तो कल एक ने बताया था डेविएटिंग का, कुछ बता रहा था बच्चा, कह रहा था कि डेविएटिंग है एक वर्ड, ठीक है, डेविएटिंग। तो इसको सर, इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ में याद करवा दो। ट्रिक के साथ में उसने क्या ट्रिक बनाई, उन्होंने कहा कि सर जो देवी का मंदिर है ना, उस मंदिर में जाने के लिए जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, और जब हम उस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते हैं तो फिर वो क्या होता है कि हम भटक जाते हैं। तो डेविएटिंग का मतलब हो गया भटक जाना। भाई साहब, अगर इस तरीके से याद करने की कोशिश करोगे ना वो कैप को, आप भटक जाओगे, आपको देवी भी नहीं बचा पाएगी। फिर कितने ट्रिक लगा लोगे, कितने वर्ड्स में ट्रिक लगा लोगे। और चलो आपने लगा लिया कुछ वर्ड्स में ट्रिक, मुझे एक बात बताओ, कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली होता है ना, कैट मीन्स बिल्ली होता है। क्या ट्रिक लगाई भाई इसमें आपने याद करने में? डॉग मीन्स कुत्ता होता है,
बताओ इसमें डॉग को याद करने में आपने कौन सी ट्रिक लगाई? ये लगाई है क्या? डी फोर्थ प्लेस पे होता है, D4। ओ कितने पे होता है? ओ 15 पे होता है। और ये जी कितने पे होता है? 7 पे होता है। तो इसको लगा लो भाई, इसको कर लो, DOG 4 15 7 जोड़कर हो गया ये जितना भी, तो ये बन गया कुत्ता। ऐसे लगाते हो क्या आप? अरे लैंग्वेज है भाई, आप पढ़ते पढ़ते सीख जाते हो। हिंदी के कितने भी मीनिंग हैं उनको आपने, हिंदी के जो वर्ड्स हैं उनको क्या आपने ट्रिक लगा के सीखा है क्या? भाई मैं कहता हूँ साफ सुथरा, अगर मैं आपसे कहता हूँ सुथरा, तो सुथरे का मीनिंग आपने क्या कुछ ट्रिक लगा के सीखा है क्या? भाई सिंपल सी बात है, आप सुनते आ रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, तो आप समझ पा रहे हो। तो लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरीके से पढ़ो, वही तरीका सबसे बेस्ट है। वरना होगा ये, आप ये फनी ट्रिक लगाने के चक्कर में 10 20 50 वर्ड, 100 वर्ड, 200 वर्ड याद कर पाओगे, उसके बाद जहाँ जिस वर्ड में ट्रिक नहीं लगेगी उसको आप याद नहीं कर पाओगे। दिक्कत यही है कि आप ट्रिक को याद नहीं कर पाओगे। वर्ड में जिसमें ट्रिक लग गई वो आप इजीली याद कर जाओगे, और जिसमें ट्रिक नहीं लग पा रही आप सोचोगे यार इसमें ट्रिक नहीं लग रही, इसको छोड़ दो। तो तरीका वही है ना कि जिस तरीका तो वो कारगर है ना जो सब पे लगे, यूनिवर्सल होना चाहिए ना मेथड। तो आप वही तरीका अपनाइए जो मैं बता रहा हूँ आपको। डेली आप सुनिएगा, मैं सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाता हूँ, वहीं समझते समझते जैसे ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ वहीं पर आपको याद हो जाएगा सारा कुछ। और लास्ट में जो प्रैक्टिस हो रही है ना, वो ये ट्रिक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप वो इनबिल्ट कर दूंगा मैं आपके अंदर। उसको आप उस तरीके से लीजिए, उस पर पूरा ध्यान फोकस करिएगा, प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहिएगा। कमेंट में मैं बोलता हूँ ना, आप कमेंट में बताइए पहले ही। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, 1 2 क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं आपके लिए, उसमें आप सारा कुछ कमेंट्स में बताइए कि भाई इसका मीनिंग ये है। जब आप एंगेज हो जाओगे ना, आपकी लर्निंग चुटकियों में पता भी नहीं लगेगा यार कब कंप्लीट हो गई। आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो, कुछ महीने मेरे साथ चलो और आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है यहाँ, इस क्लास में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और बट बिफोर वी स्टार्ट, चैनल को भाई सब्सक्राइब करो अभी के अभी। सारे लोग जितने भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस वो आपको डेली मिलती रहें। कुछ बच्चों का ग्रामर का भी दिक्कत है, कह रहे हैं कि भाई ग्रामर समझ में नहीं आ रही है, तो ग्रामर के लिए एक डेडिकेटेड सीरीज मैं लेकर आऊँगा और बिल्कुल बेसिक से आपको उसमें ग्रामर कराऊंगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, आप इस क्लास का फ़ायदा कैसे ले सकते हो। देखो इस क्लास की ना PDF आपको टेलीग्राम पर डेली मिल जाएगी। आप उस PDF को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद आप उस पूरी PDF को पढ़ो। ठीक है, सारे वर्ड्स पढ़ो, सारे इडियम्स फ्रेजेस सारा कुछ पढ़ो, उसमें इवन एडिटोरियल भी पढ़ो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और जो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको आप अपने आप बाद में, क्लास के बाद में आप उनको अपने आप अटेम्प्ट करो, तब आपको समझ में आएगा कि भाई कितनी रिलेवेंट क्लास है, कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है जी, तो चलिए PDF टेलीग्राम से ले लेना। अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है कोलाइजन। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है टक्कर या फिर भिड़ंत। अ वॉयलेंट इम्पैक्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। एक वॉयलेंट इम्पैक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में भिड़ गए हैं, उसी को बोलते हैं कोलाइजन हो जाना। द मिड एयर कोलाइजन बिटवीन द जेट एंड हेलीकॉप्टर शॉक्ड एविएशन एक्सपर्ट्स। जो मिड एयर कोलाइजन, हवा के बीच में जो कोलाइजन हुआ है, जो भिड़ंत हुई है बिटवीन जेट एंड हेलीकॉप्टर, एक जेट के बीच में और एक हेलीकॉप्टर के बीच में जो भिड़ंत हुई है, कोलाइजन हुआ है, उससे जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं ना, जो हवाई जो वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो शॉक में हैं, वो सदमे में हैं। चलिए सिनोनिम देखते हैं। क्रैश हो जाना, इम्पैक्ट हो जाना और स्मैश हो जाना। ठीक है, भिड़ंत टक्कर हो जाना। एक तरफ तो अच्छा टक्कर हो रही है, भिड़ंत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अवॉइडेंस हो रहा है, चीज़ों को अवॉइड कर दिया गया, मतलब बच गए हैं उससे। सेपरेशन हो गया, टक्कर होने वाली थी लेकिन सेपरेट हो गए, बच गए। डाइवर्जेंस मतलब बदल दिया गया, उसकी दिशा बदल दी गई। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, अवॉइडेंस, सेपरेशन और डाइवर्जेंस। अगला अगला वर्ड है स्नैच। ये होता है एक वर्ब और एक नाउन भी होता है ये। इसका मतलब होता है हिंदी में छीनना या फिर झपट लेना। टू टेक समथिंग क्विकली, तेजी से किसी चीज़ को ले लेना, और सडनली, अचानक से ले लेना। द इन्वेस्टिगेटर्स विल एनालाइज, इन्वेस्टिगेटर्स एनालाइज करेंगे, क्या करेंगे, अ स्नैच ऑफ ATC कन्वर्जेशन टू अंडरस्टैंड द क्रैश। क्रैश के जो वजह रही है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। स्नैच मतलब एकदम से कोशिश करेंगे, वो ग्रैब करेंगे, सीज करेंगे, क्लच करेंगे। तो ये 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप छीन रहे हो, सीज कर रहे हो चीज़ों को, है ना, लेकिन दूसरी तरफ रिलीज कर दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो, गिव कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, समर्पण कर दे रहे हो। तो छीनना और सरेंडर कर देना, तो ये उसका उल्टा हो जाता है। 3 एंटोनिम्स हो जाएंगे, रिलीज, गिव और सरेंडर।
अगला वर्ड है अनरेवल। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है सुलझाना या फिर स्पष्ट करना। टू सोल्व और क्लैरिफाई समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, कोई चीज़ है कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आप सोल्व कर रहे हो, क्लैरिफाई कर रहे हो, उसी को बोलते हैं अनरेवल करना। एक्सपर्ट्स आर ट्राइंग टू अनरेवल, एक्सपर्ट्स क्या ट्राई कर रहे हैं? अनरेवल करने का, सोल्व करने का, क्लैरिफाई करने का। क्या चीज़? मिस्ट्री, रहस्य बिहाइंड द मिड एयर क्रैश, मिड एयर क्रैश, जो मिड एयर क्रैश हुआ है उसकी मिस्ट्री को अनरेवल करना, सुलझाने की कोशिश करना। डिकोड करना, क्लैरिफाई करना और रिजोल्व कर देना किसी चीज़ को, ये होते हैं इसके 3 सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ सुलझाई जा रही है, उसको डिकोड करा जा रहा है, रिजोल्व करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कॉम्प्लिकेट बना दी जा रही है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा कॉम्प्लिकेट बना देना, किसी चीज़ को जटिल बना देना, कन्फ्यूज़ कर देना, टेंगल कर देना। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेट, कन्फ्यूज़ और टेंगल। अगला वर्ड है टर्सली। टर्सली होता है एक एडवर्ब, इसका मतलब होता है संक्षेप में, संक्षिप्त रूप में, एब्रीविएशन में, इन ए ब्रीफ एंड डायरेक्ट मैनर, बहुत छोटे रूप में होना या डायरेक्ट हो जाना किसी चीज़ का। द पायलट टर्सली आस्क्ड द कंट्रोल टावर, पायलट ने शॉर्ट में पूछा किससे? कंट्रोल टावर से। इफ़ दे हैड सीन द क्रैश, कि उन्होंने क्या क्रैश को देखा है, इस घटना को देखा है। ब्रीफली पूछना, कंसाइजली पूछना या फिर कर्टली पूछना, बहुत संक्षेप में पूछना, बहुत छोटे रूप में पूछ लेना, शॉर्ट में। ठीक है जी, तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। आगे देखते हैं इसके एंटोनियम्स। अच्छा, एक तरफ तो बहुत संक्षेप में पूछी जा रही है चीज़, ब्रीफ में पूछी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इलेबोरेटली है, बहुत बड़े रूप में, डिटेल में पूछा जा रहा है। वर्डली, लेंथली, डिटेल में होना, है ना, तो ये सब हो जाता है इसका एंटोनियम्स। अगला देखते हैं, अगला वर्ड है बैफलिंग। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है रहस्य में या फिर उलझाने वाला। बैफल मैंने बताया था ना, कल परसों की उसमें आया था। बैफल मतलब उलझा देना, कंफ्यूज कर देना, तो वही होता है। कोई चीज़ अगर बैफलिंग है तो वो कैसी है? उलझाने वाली है। हार्ड टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, आप उसको अंडरस्टैंड करने में हार्ड है, मुश्किल है, और बताने में भी वो चीज़ मुश्किल है। द एक्सीडेंट रिमेन्स अ बैफलिंग इवेंट। एडजेक्टिव कैसे है? देखो, इवेंट क्या होता है? नाउन, और नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है बैफलिंग, तो वो एडजेक्टिव हो गया। तो इवेंट कैसा है? बैफलिंग है, उलझाने वाला है। डिस्पाइट एडवांस्ड सेफ्टी मेजर्स, तो एडवांस सेफ्टी मेजर्स के बावजूद भी इवेंट कैसा रहा है? ये बैफलिंग रहा है, उलझाने वाला रहा है। पजलिंग हो जाएगा, मिस्टीरियस और कन्फ्यूजिंग, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, कोई चीज़ एक तरफ तो उलझाने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ क्लियर है, एकदम ऑब्वियस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात है बिल्कुल, तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, क्लियर, ऑब्वियस और स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है निकटता या फिर पास होना। द स्टेट ऑफ बीइंग नियर, कोई चीज़ पास होना, उसकी अवस्था को बोलते हैं, है ना। कोई व्यक्ति या कोई चीज़ अगर आपके पास है तो उसी अवस्था को बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। द एयरपोर्ट्स प्रॉक्सिमिटी टू मिलिट्री बेसिस, तो एयरपोर्ट की क्या प्रॉक्सिमिटी है, क्या निकटता है? वो मिलिट्री बेस के पास में है। मेक्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्रूशियल, तो वो क्या बनाता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल को क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट बनाता है। सिनोनियम देखते हैं, नियरनेस होना, क्लोजनेस होना या फिर एडजेसेंसी। ठीक है, एडजेसेंसी क्या है? एडजेसेंट से बना है ये वर्ड। एडजेसेंसी मतलब उसके बिल्कुल समीप है, बिल्कुल साथ में है, बिल्कुल जुड़ा हुआ। अच्छा, एक चीज़ तो बिल्कुल पास में है, जुड़ी हुई है, क्लोज है बिल्कुल। दूसरी तरफ क्या है? डिस्टेंस में है, दूरी पर है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा डिस्टेंस में होना, रिमोटनेस, रिमोट मतलब एकदम अलग थलग है, सेपरेशन में होना, अलगाव में होना, तो 3 इसके एंटोनियम हो जाएंगे, डिस्टेंस, रिमोटनेस और सेपरेशन। अगला वर्ड है मैन्यूवर। मैन्यूवर बोलते हैं इसको, दोबारा से इसका प्रोनाउंसिएशन करना, मैन्यूवर। ठीक है, नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है चाल या फिर कुशलता से चलाना किसी चीज़ को। अ स्किलफुल मूवमेंट और एक्शन, आप किसी चीज़ को बहुत कुशलता से चला रहे हो, उसी को बोलते हैं मैन्यूवर। द पायलट एग्जीक्यूटेड अ शार्प मैन्यूवर टू अवॉइड द इनकमिंग एयरक्राफ्ट, पायलट ने क्या करा है? एग्जीक्यूट करा है एक शार्प मैन्यूवर, एक कुशलता से चलाया है किस चीज़ को? पायलट तो प्लेन को ही चलाएगा। टू अवॉइड द इनकमिंग एयरक्राफ्ट, तो कोई एयरक्राफ्ट उसकी तरफ आ रहा था, उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए उसने क्या करा है? उसको मैन्यूवर करा है, मतलब उसको कुशलता से चलाया है अपने प्लेन को जिसमें वो बैठा था, जिसको वो चला रहा था। टैक्टिक मतलब, मैन्यूवर मतलब टैक्टिक होना, मूव करना या फिर ऑपरेट करना किसी चीज़ को, तो उसी को बोलते हैं मैन्यूवर।
अच्छा, एक तरफ तो हो गया मैनूवर, आप कुशलता से चला रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ स्टैग्नेशन है, इनएक्शन है, आप ढंग से एक्शन नहीं कर रहे हो, और इमोबिलिटी है, मोबिलिटी नहीं हो रही, वो ढंग से उसको चला नहीं पा रहे हो आप, है ना, वो स्टेबल है बिल्कुल। तो इसी को बोलते हैं तीन इसके एंटोनियम्स, स्टैग्नेशन, इनएक्शन और इमोबिलिटी। अगला वर्ड है अबेटमेंट। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है कमी या फिर हल्का होना। अ रिडक्शन इन इंटेंसिटी और अमाउंट, किसी चीज़ की अमाउंट में या इंटेंसिटी में कमी हो जाना, उसी को बोलते हैं अबेटमेंट, कम हो जाने को बोलते हैं। नॉइस अबेटमेंट प्रोसीजर्स वर फॉलोड टू मिनिमाइज डिस्टर्बेंसेस। नॉइस अबेटमेंट प्रोसीजर्स लगाए गए जिससे कि नॉइस कम हो जाए, हल्की हो जाए। वर फॉलोड, फॉलो करे गए, टू मिनिमाइज डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए। तो अबेटमेंट मतलब रिडक्शन, डिक्रीज, डिक्लाइन, और ये मिनिमाइज भी इसी का सिनोनियम हो जाएगा। तो तीन इसके सिनोनियम, रिडक्शन, डिक्रीज और डिक्लाइन। कोई तरफ देखो, एक तरफ तो चीज़ों को कम करा जा रहा है, रिड्यूस करा जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उस इंक्रीज हो रही है, वो बढ़ रही है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा इंक्रीज, राइज करना, और इंटेंसिफिकेशन, उसकी इंटेंसिफिकेशन हो रही है, उसको बढ़ाया जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी को। आगे अगला है स्ट्रिंजेंट। ये होता है एक एडजेक्टिव। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, कड़ा, सख्त एकदम। स्ट्रिक्ट एंड प्रिसाइज, स्पेशली इन रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई रूल्स और रेगुलेशंस में अगर कोई स्ट्रिंजेंट है तो मतलब क्या है, वो एकदम सख्त है, कड़ा है, कड़ा शासन है। यूपी में जो अभी करंट गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ की, तो वो कैसी गवर्नमेंट है, स्ट्रिंजेंट गवर्नमेंट है। वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस काफ़ी अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। द FAA हैज़ इम्पोज स्ट्रिंजेंट सेफ्टी मेजर्स एट द एयरपोर्ट। FAA ने क्या इम्पोज करा है, स्ट्रिंजेंट, काफ़ी कठोर सेफ्टी मेजर्स को इम्पोज करा है। कहाँ पर, एयरपोर्ट पर। स्ट्रिक्ट होना, रिजिड होना और सीवर होना। तो तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट, रिजिड और सीवर। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ स्ट्रिक्ट है, काफ़ी सीवर है, रिजिड है, लेकिन दूसरी तरफ लीनियंट है, रिलैक्स्ड है, फ्लेक्सिबल है। तो तीन इसके एंटोनिम हो जाते हैं, एकदम लीनियंट है मतलब उसको ज़्यादा छूट दे दी गई, रिलैक्सेशन दिया गया है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है कन्वर्ज। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है मिलना, एक जगह आना। टू कम टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं से एक जगह आना और आकर मिल जाने को बोलते हैं कन्वर्ज। वेरियस फ्लाइट पाथ्स कन्वर्ज ओवर द एयर स्पेस ऑफ वॉशिंगटन। काफ़ी सारी फ्लाइट्स जो हैं, उनका जो पाथ है, उनका जो रास्ता है, वो कन्वर्ज करता है, मतलब मिलता है, ओवर द एयर स्पेस ऑफ वॉशिंगटन, वॉशिंगटन के एयर स्पेस में। मीट करना, मर्ज मतलब मिलना, यूनाइट करना। जंक्शन भी इसी का मतलब हो जाता है, तो जंक्शन का मतलब भी होता है क्या, मिलना। तो ये तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें मिल रही हैं, है ना, मीट कर रही हैं, मर्ज हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ डाइवर्ज हो रही हैं, अलग थलग हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं, अलगाव हो रहा है उनका, स्प्रेड, फैली हुई हैं। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, डाइवर्ज, सेपरेट और स्प्रेड। अगला वर्ड है ब्रिस्लिंग। ये होता है एक एडजेक्टिव और एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है भरा हुआ या फिर भरे रहना, फुल ऑफ और कवर्ड विद समथिंग, है ना, फुल होना या भरे रहना किसी चीज़ से, ओफन इन लार्ज नंबर्स, बड़े नंबर में होना। द मिलिट्री हेलीकॉप्टर वॉज ब्रिस्लिंग। मिलिट्री के हेलीकॉप्टर क्या था, भरा हुआ था। ब्रिस्लिंग था किस चीज़ से, ब्रिस्लिंग विद एडवांस सेंसर्स, उसमें क्या थे, एडवांस सेंसर्स से भरा हुआ था, उसमें लगे हुए थे, भरपूर थे वो। पैक्ड होना, फिल्ड होना या फिर लोडेड होना किसी चीज़ से, तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं, पैक्ड, फिल्ड और लोडेड। अच्छा, एक तरफ तो भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एम्प्टी है, खाली बिल्कुल। लैकिंग मतलब उसके अंदर कमी है, किसी चीज़ की लैक करता है वो किसी चीज़ से, स्पार्स। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, एम्प्टी, लैकिंग और स्पार्स। अगला वर्ड है कोसेशन। कोजेशन क्या होता है भाई, ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है कारण या फिर उत्पत्ति। देखो कोज, ये कोज है ना, CAUSE, उसी से बना है ये कोजेशन। कोज का मतलब क्या होता है, कारण होना, तो वही है ये कोजेशन, मतलब कारण होना। द एक्ट ऑफ कोजिंग और समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ के होने का कारण को के एक्ट को बोलते हैं कोजेशन। द इन्वेस्टिगेटर्स आर एनालाइजिंग, इन्वेस्टिगेटर्स क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं द कोजिशन ऑफ द क्रैश, उसका कारण, जो क्रैश हुई है उसका कारण, उसका रीज़न, उसका ओरिजिन, उसका सोर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं, रीज़न, ओरिजिन और सोर्स होना। अच्छा, एक तरफ तो रीज़न जान रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसका इफेक्ट जान रहे हैं। भाई एक तो रीज़न है, किस वजह से हो रही है,
दूसरा उसका उल्टा हो गया इफेक्ट, उसका परिणाम क्या होगा। तो देख रहे हो, तो इसका उल्टा हो गया क्या, इफेक्ट, उसके कंसिक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। एक तरफ तो किसी चीज़ का कारण हो रहा है, भाई कोई चीज़ है, ये किस वजह से हो रही है, और फिर उसका क्या आउटपुट निकल रहा है। तो ये कॉजेशन तो हो गया क्या, उसका सिनोनिम हो जाता है रीज़न, और उसका उल्टा क्या हो गया फिर इफेक्ट होना। तो ये हो गया इसका इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट, तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। चलिए अब करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, तो इसको पढ़ लेते हैं। अनब्रोकन विजिल, अनब्रोकन विजिल का मतलब क्या होता है, विजिल होती है सतर्कता, तो अनब्रोकन विजिल होनी चाहिए, हमको एकदम सतर्क रहना चाहिए चीज़ों में। अनब्रोकन मतलब बिना ध्यान भटके। ऑन द मिड एयर एक्सीडेंट इन द यूएस, किस चीज़ पर बेस्ड है ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल, ऑन द मिड एयर एक्सीडेंट इन द यूएस। जो यूएस के अंदर रिसेंटली अभी क्या हुआ है, एक मिड एयर एक्सीडेंट हुआ है, हवा के बीच में ही एक जेट से एक हेलीकॉप्टर टकरा गया, ठीक है, आपस में वो भिड़ गए और काफ़ी लोगों की उसमें जान चली गई। तो उसी के ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी कुछ सीखेंगे आप इससे। एडिटोरियल पढ़ने का यही फ़ायदा होता है, आप बहुत कुछ सीखते हो, आप चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हो। देखो मैंने आपको पढ़ाया था अल्लू अर्जुन का एक जो स्टैम्पीड हो गई थी, जो अल्लू अर्जुन वहाँ पर सिनेमा में चले गए थे, तो उसके ऊपर मैंने आपको स्टैम्पीड पर एक एडिटोरियल पढ़ाया था। अभी रिसेंटली परसों हुआ है उसमें, इसमें महाकुंभ में स्टैम्पीड। तो जब मैं उसको देख रहा था तो मैंने स्टैम्पीड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, लेकिन फिर इधर से फिर महाकुंभ में स्टैम्पीड हुई, तो मुझको सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी कि भाई ये क्या क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कैसे लोग भागे होंगे, कैसे नीचे दब गए होंगे, तो वो सारी चीज़ें मुझे क्लियर थी। तो आपको ना एक सिनेरियो अलग तरीके से फिर नज़र आने लगता है और आप इंटेलेक्चुअली चीज़ों को देखते हो फिर। चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। द मिड एयर कोलाइजन इन द यूनाइटेड स्टेट्स शोज द नीड फॉर हाइटेंड सेफ्टी। जो मिड एयर कोलाइजन हुआ है ना, जो भिड़ंत हुई है इन द यूएस में, वो क्या शो करता है कि भाई हाइटेंड सेफ्टी की आपको ज़रूरत है। वो जो सेफ्टी है ना, उसको आप उसको हाइटन करिएगा, उसको और बढ़ाइएगा, उसकी ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। Aviation safety experts will be poring over one particular snatch of ATC instructions and exchange to unravel one of the worst air accidents in the United States in recent years. Aviation safety experts जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, कोशिश, पोरिंग ओवर मतलब चीज़ों को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर वन पर्टिकुलर स्नैच ऑफ ATC इंस्ट्रक्शन, ATC ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एक्सचेंज, इंस्ट्रक्शन और एक्सचेंज को पता लगाने की, टू अनरेवल, उसको अनरेवल करने के लिए, वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में वन ऑफ द वर्स्ट मतलब सबसे खराब आज तक का एक्सीडेंट हुआ है ये इन रिसेंट ईयर्स। देखो वन ऑफ द आया है, वन ऑफ के बाद वन ऑफ द वर्स्ट और एक्सीडेंट्स आया है, तो वन ऑफ के बाद आप लगाएंगे यहाँ पर प्लूरल। पैट 25, डू यू हैव द CRJ इनसाइट। ये पैट 25 क्या है, ये किसी लैंग्वेज में उसका जो पायलट था वो बोल रहा है। पैट 25, डू यू हैव द CRJ इन साइट। CRJ किसी दूसरे प्लेन का नाम है, वो कह रहा है कि क्या तुम्हें वो दिख रहा है। पैट 25 पास बिहाइंड द CRJ। पैट 25 क्या हो गया है, CRJ के पीछे चला गया है। सेकेंड्स लेटर, कुछ सेकंड के बाद, ये पायलट बोल रहा है, कुछ सेकंड के बाद अनदर पायलट, दूसरा पायलट इन द विसिनिटी, उसी एरिया में दूसरा पायलट क्या बोल रहा है भाई, वो कह रहा है आस्क एयर कंट्रोल टर्सली। उसने क्या पूछा है, उससे पूछा है दूसरे से, वो कह रहा है कि भाई टर्सली उसने पूछा है शॉर्ट में, ठीक है, टर्सली का बताया था मैंने, शॉर्ट में पूछा है उसने। टावर, डिड यू सी दैट टावर, क्या तुमने उसको देखा। तो मतलब क्या हो रहा है कि दो प्लेन चल रहे हैं, है ना, वो आपस में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुमने देखा, तुमने देखा। द मिड एयर कोलाइजन बिटवीन एन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट AA5342, a Bombardier CRJ 700 regional jet with 64 passengers, while on finals to runway 33 at Ronald Reagan Washington National Airport, and a US Army Sikorsky UH-60 helicopter and its 3 members crew has been described as baffling accident in one of the most controlled portions of airspace in the world. अब देखो हुआ क्या है, ये जो मिड एयर कोलाइजन हुआ है ना, मिड एयर कोलाइजन बिटवीन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट, इसका नाम है ये, और बॉम्बार्डियर CRJ 700, ये दोनों आपस में टकराए हैं। CRJ 700 में थे 64 पैसेंजर्स, वाइल ऑन फाइनल्स, अपने वो फाइनल पर थे, मतलब वो उतर रहे थे, रनवे पर ही थे 33 पर, और कहाँ पर, कौन से एयरपोर्ट पर, ये एयरपोर्ट का नाम है रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर थे। एंड आ US आर्मी सिकोर्स्की US-60 हेलीकॉप्टर, और देख दूसरा US का आर्मी का हेलीकॉप्टर था, उसका नाम था सिकोर्स्की US-60 हेलीकॉप्टर,
एंड इट्स 3 मेंबर क्रू, उसमें 3 लोग थे, क्रू मेंबर थे, 3 पायलट थे। हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ बैफलिंग एक्सीडेंट, काफ़ी परेशान कर देने वाला, कंफ्यूज कर देने वाला एक्सीडेंट है, इन वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोल्ड पोर्शंस ऑफ एयर स्पेस इन द वर्ल्ड। क्योंकि ये अमेरिका का जो वॉशिंगटन वाला एयरपोर्ट है, ये दुनिया के सबसे मजबूत एयर स्पेस में से है, और वहाँ पर ये इस टाइप का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये काफ़ी बैफलिंग है, काफ़ी परेशान करने वाला है। देखो यहाँ से फिर से आया है वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोल्ड, और फिर आया है पोर्शंस। तो वन ऑफ के बाद आप जब लगाओगे ना, बाद में जो जो वो नाउन लगाओगे, तो वो आप लगाना प्लूरल में, ठीक है जी। और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में आएगी। द एयरपोर्ट विच हैंडल 25.5 मिलियन पैसेंजर्स इन 2023, ये जो एयरपोर्ट है ना वॉशिंगटन वाला, इसने 2023 में 25.5 मिलियन इतने लोगों को इसने क्या करा है, हैंडल करा है। इतने लोग वहाँ पर पैसेंजर, इतने वहाँ पर यात्रा करके गए हैं। ऑपरेट्स इन अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में काम करता है ये वाला एयरपोर्ट। ऑफ कॉमर्शियल एविएशन, वहाँ पर कॉमर्शियल एविएशन भी है, मतलब जो कार्गो होते हैं ना, जो ऐसे प्लेन होते हैं जिसमें केवल सामान जाता है, उसमें पैसेंजर्स नहीं जाते, तो बड़े बड़े सामान जाते हैं, बहुत बड़े प्लेन होते हैं ये, उनको भी डील करता है। वो भी यहाँ पर वहाँ पर लैंड करते हैं और वहाँ से उड़ते हैं। प्राइवेट एविएशन होता है, कुछ प्राइवेट जेट्स भी वहाँ से जाते हैं, जैसे मान लो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो प्राइवेट हो गया ना वहाँ का एविएशन, तो वहाँ से वो भी आ सकते हैं। मिलिट्री का भी ट्रैफिक है, उस वाले एयरपोर्ट को मिलिट्री भी यूज़ कर रही है। एज वेल एज हेलीकॉप्टर ऑपरेशन एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड, और साथ में उसके हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन भी आ रहे हैं। विद फ्लाइट पाथ्स दैट ऑफन ओवरलैप, और ऐसे पाथ्स हैं वहाँ पर, ऐसे रास्ते हैं जो ओवरलैप करते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा ट्रैफिक रहता है एयर का वहाँ पे, तो वो आपस में टकराने की उनकी पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन वो बहुत परफेक्टली मैनेज कर रहे थे अभी तक, लेकिन ये अचानक से घटना हो जाती है जो काफ़ी बैफलिंग है। इट इज़ ऑल्सो एन एरिया इन पॉलिटिकल हार्टलैंड, पॉलिटिकल हार्टलैंड में है, राजनीति की उसमें केंद्र में है ये। इज़ नियर मिलिट्री बेस, और ये एरिया कहाँ पर है, मिलिट्री बेस के पास में है, नियर है। एंड इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वॉशिंगटन, डल्स एंड बाल्टीमोर, और वॉशिंगटन, डल्स और बाल्टीमोर के बिल्कुल क्लोज है, उसके निकट है बिल्कुल। प्रॉक्सिमिटी मतलब पास में होना। द अदर एविएशन गेटवेज, ये जो नाम लिए हैं तो ये दोनों अदर गेटवेज हैं, दूसरे जगह हैं, दूसरे एयरपोर्ट्स के नाम हैं ये। विथ सच वेरिड एविएशन ऑपरेशंस, इस तरीके के वेरिड मतलब इस टाइप के अलग अलग जो वेरिड ऑपरेशन हैं एविएशन के, एविएशन मतलब मैंने बताया था ना हवा से संबंधित होता है, तो उसके ऑपरेशन है भाई, उसमें प्राइवेट भी चल रही हैं चीज़ें, मिलिट्री भी उसमें ऑपरेट कर रही है, कार्गो भी आ रहा है वहाँ पर, तो सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। एंड एज ए रिजल्ट, और उसमें रिजल्ट क्या होता है, एयरपोर्ट स्पेसिफिक प्रोसीजर्स विच इंक्लूड मैन्यूवर्स फॉर अ नॉइस अबेटमेंट एंड ऑल्सो stringent safety and security requirements. Some experts have focused on the potential for incidents to occur when the borders of these operations converge. देखो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और विच इंक्लूड मैन्यूवर, एक चलाने की कला, फॉर नॉइस अबेटमेंट, उसमें नॉइस भी काफ़ी ज़्यादा रहती है तो नॉइस अबेटमेंट, एंड स्ट्रिंजेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। तो भाई जब इतनी ज़्यादा बिजी है तो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिंजेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स है। तो कुछ एक्सपर्ट्स क्या फोकस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल है ना इंसिडेंट का, इस टाइप के एक्सीडेंट काफ़ी हो सकते हैं व्हेन द बॉर्डर्स ऑफ दिस ऑपरेशंस कन्वर्ट, और जब इनके जो बॉर्डर हैं वहाँ पर जो रास्ते अलग होते हैं या फिर वो कन्वर्ट करते हैं, एक दूसरे में मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि संभावना बढ़ जाती है। देयर विल बी क्वेश्चंस, सवाल उठेंगे। फॉर एग्जांपल अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द 12th एविएशन बटालियंस आर्मी हेलीकॉप्टर, अ हाई टेक्नोलॉजी मशीन ब्रिस्टलिंग विद वेरी एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक एड्स। और वो कह रहा है कि वहाँ पर सवाल उठेंगे, किस चीज़ पर सवाल उठेंगे कि भाई जो आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है ना, 12th एविएशन बटालियन आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है, तो ये भाई ये इतनी हाई टेक्नोलॉजी मशीन है ना, काफ़ी पूरी हाई टेक्नोलॉजी से ब्रिस्लिंग है, भरा हुआ है, विद वेरी एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक एड, और उसके बावजूद भी ये घटनाएं हो रही हैं, तो ये सवाल इन पर उठते हैं। इवन दो इट वॉज ऑन एन एनुअल नाइट फ्लाइट ट्रेनिंग सेशन, हालांकि ये जो हेलीकॉप्टर था ये ट्रेनिंग सेशन में था, उसको कोई ना कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई नोविस उसको चला रहा था, ट्रेनिंग करता हुआ कोई नौसिखिया उसको चला रहा होगा। द क्रैश कुड वेल बी अ केस ऑफ द स्विस चीज़ मॉडल ऑफ एक्सीडेंट कॉजेशन। तो इसको क्रैश को क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये क्या है कि केस हो सकता है स्विस चीज़ मॉडल का एक्सीडेंट कॉजेशन, मतलब एक्सीडेंट की जो वजह है वो ये वाला मॉडल हो सकता है।
इन द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA की जो सेफ्टी रिकॉर्ड्स हैं फॉर रेगन एयरपोर्ट के लिए बोल रहा है ऑन एयर मिसिस में अबाउट 10 इन्वॉल्व मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन 30 सच इंसिडेंट्स इन 87। जो 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है ना, तो 30 एक्सीडेंट अभी तक 1987 से हो चुके हैं। अ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस रिपोर्ट 2021, गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है 2021 में आई थी, शोज, वो क्या शो करती है दैट ओवर अ 3 ईयर पीरियड दैट एंडेड इन 2019, 3 साल का एक पीरियड जो 19 में ख़त्म हुआ, देर वर 88,000 हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस विद इन 48 किलोमीटर्स ऑफ रियगन। जो एयरपोर्ट है ना रियगन में, वहाँ पर 48 किलोमीटर के अंदर 88,000 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन हुए हैं। एंड दीज इंक्लूडेड अबाउट 33,000 मिलिट्री एंड 18,000 लॉ एनफोर्समेंट फ्लाइट्स। और 33,000 मिलिट्री के ऑपरेशंस हुए हैं और 18,000 मिलिट्री उसके लॉ एनफोर्समेंट फ्लाइट्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, देखो मिलिट्री क्या करती है, वहाँ की हेलीकॉप्टर से ऑपरेट करती है। वहाँ की जो पुलिस है, जो लॉ एनफोर्समेंट फ्लाइट है, वहाँ पर घटनाएं अगर हो जाती है ना, तो हमारे देश की तरह नहीं है, वो एडवांस्ड है US काफ़ी। तो वहाँ पर ना, जैसे हमारे यहाँ पुलिस कैसे आएगी, हमारे यहाँ पर पुलिस आएगी या तो बाइक से आएगी या फिर आएगी कार से। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी जो लॉ एनफोर्समेंट फ्लाइट्स हैं वो जाती हैं, उसमें पुलिस जाती है और चीज़ों को रेड करती है, जाकर सिचुएशन को संभालती है। तो वो कह रहा है कि 88,000 हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन हुए हैं विद इन 48 किलोमीटर ऑफ रियगन। एंड दीज 33,000 तो मिलिट्री के हुए हैं और 18,000 हुए हैं उसमें लॉ एनफोर्समेंट फ्लाइट्स के। देयर हैज़ ऑल्सो बीन सम कंसर्न, वहाँ पर कुछ चिंताएं भी हैं, फ्रॉम पॉलिटिकल क्वार्टर्स इन पर्टिकुलर। पॉलिटिकल, भाई बिल्कुल अगर कोई घटना होती है तो पॉलिटिकल क्वार्टर से तो ज़रूर चिंताएं आती हैं। अबाउट अ सीरीज ऑफ एयर इंसिडेंट्स फ्लोइंग फ्रॉम अंडर स्टाफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेशन अक्रॉस द US। कह रहे हैं कि ये चिंताएं बढ़ रही हैं किस चीज़ की, कि ये जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है ना, फ्लाइंग फ्रॉम अंडर स्टाफ, वहाँ पर क्या है कि अंडर स्टाफ है एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेशन अक्रॉस द US, पूरे US में। तो उस चीज़ की चिंताएं बढ़ रही हैं कि जो सारी चीज़ें हैं, जो एयरपोर्ट है अंडर स्टाफ अगर हैं तो वहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ये घटनाएं बढ़ जाती हैं। विद FAA's इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट IASA प्रोग्राम ओवरसीइंग इंडिया एज वेल। भाई इंडिया भी अगर इसको देख रहा है तो इंडिया के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए हैं। द क्रैश इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग बाय द FAA एंड द नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड विल बी मोस्ट रिलीवेंट। इंडिया के लिए जो ये इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स आएंगी ना, कि भाई ये क्यों हुआ है, ये क्रैश कैसे हुआ है, बाय द FAA, ये एजेंसी है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, तो ये हमारे लिए बहुत रिलेवेंट रहेगा, इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। देर आर सम एयरपोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया में भी कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं दैट शेयर सिविल और मिलिट्री ट्रैफिक, जिनमें सिविल और मिलिट्री दोनों ट्रैफिक रहते हैं। जो कुछ ऐसे एयरपोर्ट हैं जो जिनको हम सिविल के रूप में भी यूज़ करते हैं, मतलब पैसेंजर्स भी यूज़ करते हैं, और मिलिट्री भी उस एयरपोर्ट को यूज़ करती है। तो वहाँ भी इस टाइप की घटनाएं होने की पॉसिबिलिटी है। एज द रेगन एक्सीडेंट इज़ अ रिमाइंडर दैट एयर सेफ्टी डिमांड्स अनब्रोकन विजिल। और रेगन एक्सीडेंट, जो एयरपोर्ट पे जो एक्सीडेंट हुआ है ये अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो एक रिमाइंडर है किस चीज़ का, कि भाई जो एयर सेफ्टी है ना, वो डिमांड करती है अनब्रोकन विजिल, वहाँ पर बहुत बेहिसाब सतर्कता की ज़रूरत होती है। चलिए अब कर लेते हैं MCQ। व्हाट मेक्स द मिड एयर कोलाइजन एट रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर्टिकुलरली कंसर्निंग। क्या चीज़ है इसको चिंताजनक बनाती है। इट हैपन इन एन अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस। नहीं, एयर स्पेस तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, ये बहुत बेस्ट वहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स हैं। इट इन्वॉल्व बोथ अ कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड ए मिलिट्री एयरक्राफ्ट। हाँ, ये हो सकता है भाई। द एक्सीडेंट वॉज कोज्ड बाई इंजन फेलियर, इंजन फेलियर तो नहीं हुआ है। द ATC वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन। नहीं, सिचुएशन के अनअवेयर नहीं थी ATC। इसका ऑप्शन बी देखो, वहाँ पर कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट भी यूज़ हो रहे हैं और मिलिट्री भी यूज़ हो रहे हैं, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी। एडिटोरियल के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ वन ऑफ द मेन कंसर्न्स अबाउट US एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेशन। क्या मेन कंसर्न है, क्या मेन चिंता है। लैक ऑफ सफिशिएंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, लैक ऑफ सफिशिएंट हो सकता है ये, क्योंकि उसने ना बाद में बोला था अंडरस्टाफ्ड है। इनफेक्टिव रडार सिस्टम की कोई जिक्र नहीं आया, पुअर ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स का कोई जिक्र नहीं आया, फ्रीक्वेंट एयर स्पेस क्लोजर्स का कोई जिक्र नहीं आया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर क्या है, सफिशिएंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी है,
अंडर स्टाफ उसने बताया था लास्ट में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, व्हाट यूनिक चैलेंज डज रीगन नेशनल एयरपोर्ट फेस ड्यू टू इट्स लोकेशन, क्या चैलेंज ये फेस करता है ना, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसकी जो लोकेशन है ना, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ये क्या फेस करता है। इट हैज़ नॉन रडार कवरेज, उसके पास कोई रडार की कवरेज नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं आया। इट इज़ क्लोज टू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री जोन्स, हो सकता है। इट इज़ एन यही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों के बीच में है वो, ये आया था ना पॉलिटिकल हार्टलैंड के बीच में है, तो वही है, इसका जो लोकेशन है वो ऐसी है। इट इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो तो है ही विद हैवी कार्गो ट्रैफिक, नहीं कार्गो ही थोड़ी ना है, उसमें तो प्राइवेट भी है मिलिट्री भी है, तीनों हैं। इट लैक्स एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक एड्स, अरे नहीं भाई यूएस है तो उसमें तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक एड्स तो रहते ही हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ क्लोज टू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री जोन्स। अगला पूछ रहा है पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है बैफलिंग का। द मिड एयर कोलाइजन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ बैफलिंग एक्सीडेंट। चलो कमेंट में बता दो बैफलिंग का मीनिंग क्या होता है। तो बैफलिंग का इसने पूछा है यहाँ पर कि भाई क्या इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है बैफलिंग, एडवर्ब है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। देखो एक्सीडेंट अपने आप में एक नाउन है, एक्सीडेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई क्या है, कैसा है एक्सीडेंट, बैफलिंग है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला, परेशान करने वाला है एक्सीडेंट, तो बैफलिंग हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चूज करना है। द एयरपोर्ट अलॉन्ग विद मिलिट्री बेसिस हैंडल या फिर हैंडल्स मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स ईच ईयर। इसमें से आपको बताना है कि हैंडल फिल करेंगे या फिर हैंडल्स। देखो एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट क्या है सिंगुलर है, एक ही तो चीज़ है एयरपोर्ट, अकेला ही तो है, तो उसके बारे में बात हो रही है। और अकेले में आपको पता है अकेले में वर्ब के साथ में एस या ईएस का हम यूज़ करते हैं, तो हैंडल गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हैंडल्स। अब पढ़ो इसको, द एयरपोर्ट अलॉन्ग विद मिलिट्री बेसिस हैंडल्स मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स ईच ईयर। चलिए आगे, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो जाता है कभी कभी ना, बच्चे ये करते हैं विद मिलिट्री बेसिस। अब देखो बेसिस को देख लिया, मिलिट्री बेस को, तो ये तो प्लूरल है, तो इसके हिसाब से बोलेंगे कि भाई हैंडल लगा दो। अरे सब्जेक्ट हमारा एयरपोर्ट है, द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की बात हो रही है, उसकी फिर डिटेल बता दी कैसा एयरपोर्ट है, अलॉन्ग विद मिलिट्री बेस के साथ में, लेकिन बात तो फिर एयरपोर्ट की करेगा ना, हैंडल्स मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स ईच ईयर। वॉइस चेंज करवा रहा है। द इन्वेस्टिगेटर्स एनालाइज्ड द एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। चलो करते हैं इसको, मैंने बताया था जो इसका लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना लिया करो, तो द एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इसको बनाओ सब्जेक्ट, द एयर कंट्रोल ट्रैफिक इंस्ट्रक्शंस ठीक है, इन्वेस्टिगेटर काट दो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ठीक है, और फोर्थ में द एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ठीक है, ये तीन बचे, बी ऑप्शन तो कट गया। अब चलते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या है एनालाइज्ड, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है डायरेक्ट, किस में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट को कैसे बनाते हैं, वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, उसी से बन जाता है हमारा पैसिव वॉइस। देखो इसमें वॉज किस में है, वर है, ठीक है ये हो जाएगा हमारा, एक बार देख लेंगे इसको, ये तो कट ही चुका है। अब इसमें देखो सिंपल एनालाइज कर दिया, तो ये तो एक्टिव का बना दिया, ये भी कट गया। अगला देखो आर से शुरुआत हो रही है, आर को काट दो, वर से बनेगा ना, पहला ही ऑप्शन बचा, द एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, वर आ गया, एनालाइज थर्ड फॉर्म आ गई, बाय द इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए ठीक है, थैंक यू। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो बनाने का हमको मोटिवेशन मिलता रहे। ऑलराइट, थैंक यू, हैव नाइस डे, गुड बाय।